चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो कल हमने 4.3 के कुछ सवालों को डिस्कस किया था, है ना। अभी हमने क्या है, मूलों की प्रकृति निकालना देख लिया, है ना। मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं अपन, कौन से मूल अस्तित्व में हैं, कौन सा मूल अस्तित्व में नहीं है ना। जैसे उसमें क्या रहता था कि दोनों मूल या तो क्या होंगे, वास्तविक होंगे और असमान हो जाएंगे, या तो मूल क्या हो जाते थे, वास्तविक और समान हो जाते थे। और एक तीसरा केस था जिसमें क्या होता था, मूल एग्जिस्ट नहीं करता था, है ना, मूल काल्पनिक हो जाता था। तो ये हमने कुछ कल सवाल भी देखे थे, आज उसके बचे हुए सवाल और हल कर लेते हैं और इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इसमें आपको एक पूर्ण वर्ग विधि से भी द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं उसका एक दो सवाल आपको मैं कराऊंगा, जस्ट फॉर योर नॉलेज, मतलब आपके केवल नॉलेज के लिए, ताकि आपको पता रहे कि ये भी मेथड है जिससे हम द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अच्छा, कल एक सवाल जो हम लोग कल कर रहे थे ना, उसमें उसमें जब यहाँ पे हम पहुंचे, मतलब तो मुझे आइडिया लग गया था कि वो सवाल हमारा क्या है, गलत हो गया है कहीं पे। तो कैसे पता चला था, क्योंकि हमने पहले ये बात किया था क्या, कि जब d बराबर 0 हो जाता है, जब क्या हो जाता है, d बराबर हमारा क्या आता है, 0 आता है ना, तो उस केस में क्या होते हैं, दोनों मूल बराबर हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू हम लोग कल निकाल रहे थे, तो उसमें हो क्या रहा था कि दोनों दो मूल अलग अलग आ रहे थे। तो उससे आइडिया लग गया कि हाँ कुछ गलती हो गई है, तो ऐसे करके आप पकड़ भी सकते हैं, है ना। ठीक, चलिए मैं अगले सवाल शुरू करता हूँ। आज हम प्रश्नावली 4.3 का क्या करेंगे, दूसरा सवाल हल करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बोला था, कल हिंट भी दिया था कि दूसरा सवाल आप करेंगे, तो यदि आपने किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो चलिए देख लीजिए, दूसरे सवाल को देख लेते हैं, है ना। तो इसमें जो दूसरा सवाल है, दूसरे का चलिए पहला सवाल देखते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों मूल क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। तो दोनों मूल बराबर हो जाएं, उसके लिए क्या कंडीशन होता था हमारा, जब भी विभक्त का क्या हो जाना चाहिए, 0, तभी क्या होगा, दोनों मूल बराबर होंगे। तो इसका देखो पहला सवाल क्या है, 2x² प्लस kx और प्लस 3 बराबर 0, ये हमारा सवाल है, ठीक है। इससे हमको के का मान निकालना है जिसके लिए दोनों मूल क्या हो जाना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। तो इसका सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके मानक समीकरण ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए a बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2 के बराबर, b बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर, और c बराबर कितना आ जाएगा, 3 के बराबर, ठीक है। अब देखिए विविक्त का क्या होता है, d बराबर, अगर दोनों मूल बराबर हैं तो यहाँ पे हमारा क्या कंडीशन होना चाहिए, d बराबर 0 होना चाहिए, ये होगा कंडीशन, तभी तो दोनों मूल बराबर होंगे, है ना। तो यहाँ से देखिए b² माइनस 4ac ये बराबर हो जाना चाहिए किसके, 0 के। अब देखिए मान रख लीजिए b के जगह में क्या है, k, तो यहाँ हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह में है देखो 2 और c की जगह में कितना है, 3 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको आगे हल करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, k² बराबर, इसको देखो माइनस था तो बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इनका गुणा कर लें, 4 गुना 8, 8 त्रिक 24 हो गया, तो यहाँ पे आ गया कितना, 24। तो यहाँ से देखिए k बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से जब वर्ग हटाएंगे ना तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, और ये हो जाता है प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि इसके कितने रूट निकल के आते हैं, कितने मूल होते हैं, स्क्वायर है ना, तो 2 हल आने चाहिए, तो इसके लिए एक प्लस चिन्ह आएगा और एक माइनस चिन्ह आएगा, जब भी स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे प्लस माइनस चिन्ह आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको और थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, तो k बराबर क्या हो सकता है, प्लस माइनस 24 को आप क्या लिख सकते हो, अभी तो अपन ने लिखा था यहाँ पे, है ना, क्या लिखा था, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ऐसा कुछ लिख सकते हैं इसको अपन, है ना। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। अब देखिए इसका एक जोड़ा बन गया है हमारा, तो वो एक जोड़ा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो इसलिए के बराबर आ जाएगा कितना, प्लस माइनस 2 अंडर रूट, और ये बचा क्या, 2 3 6, तो ये हो जाएगा आपका के का आंसर। तो के बराबर जब प्लस का 2 रूट 6 हो या फिर माइनस का 2 अंडर रूट 6 हो, तो उस केस में इस समीकरण का क्या होगा, दोनों मूल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, एक सवाल और है उसको भी हल कर लेते हैं, फिर अगले सवाल में चलेंगे।
चलिए अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। अगले सवाल में दिया है के एक्स, दूसरे सवाल में देखते हैं क्या दिया है। क्या दिया है देखो, के एक्स और ब्रैकेट के अंदर दिया है एक्स माइनस 2 और प्लस का 6 बराबर 0, ऐसा सवाल दिया हुआ है आपको। तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सिंपल कर लें, है ना। ब्रैकेट के अंदर इसका क्या करेंगे, गुणा करा लेते हैं। तो ये हो जाएगा के एक्स का गुणा एक्स के साथ हुआ तो एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे करोगे तो माइनस 2k एक्स आ गया, और प्लस का यहाँ पे 6 है बराबर 0। अब देखो ये कुछ हमारे व्यापक समीकरण जैसा दिख रहा है, तो इसका हम क्या करेंगे, अपने मानक समीकरण, क्या होता है हमारा मानक समीकरण, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना से, तुलना करने पर, तुलना करने पर, चलिए करिए तुलना। क्या आएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, के बराबर, बी बराबर कितना हो जाएगा देखिए माइनस 2 के बराबर, और सी बराबर कितना हो जाएगा 6 के बराबर। अब यदि दोनों मूल बराबर होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, डी बराबर क्या होना चाहिए 0। तो डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होना चाहिए 0 के बराबर, मान रख लीजिए। चलिए यहाँ से बी की जगह में कितना है, माइनस 2k इसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह में आ जाएगा आपका k इंटू सी की जगह में आ जाएगा 6, और ये बराबर किसके 0 के। थोड़ा और हल कर लेते हैं इसको, 2 दूना 4 के स्क्वायर माइनस, इसको हल करो, इसको भी देखो 4 गुणे 6k, ऐसे ही लिख देता हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखो 4k इसमें भी है 4k इसमें भी है, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। यहाँ से थोड़ा इधर हल कर देता हूँ इसको, तो यहाँ से देखो 4k कॉमन मिल गया, यहाँ से 4k कॉमन मिल गया। जब 4k कॉमन मिला तो यहाँ से बचा क्या, केवल 1k, ठीक, और यहाँ से 4k तो मतलब कॉमन में आ गया, तो यहाँ क्या बचा, केवल 6, यहाँ पे बचा माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए एक बार यहाँ से आप 4k को 0 कर लेंगे, तो जब 4k बराबर 0 होगा तो यहाँ से देखिए k का मान कितना आ जाएगा 0 के बराबर, और जब आप k माइनस 6 को 0 करेंगे तो यहाँ से k बराबर कितना आ जाएगा 6। तो आता है k के ये दो मान हुए, ठीक है, ये जो दो वैल्यू है ना, ये आपके आंसर हो गए। तो जब k बराबर 0 होगा तब भी इस समीकरण का क्या होगा, दोनों मूल बराबर आएंगे, और जब k बराबर आपका 6 हो जाएगा तब भी इसके दोनों बराबर मूल आएंगे। अगर आपको चेक करना है तो आप k की जगह में उसका मान रख लेना और मूल ज्ञात करके देख लेना, है ना, कि दोनों मूल बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बोलिए, ठीक है। अब इस सवाल में देखो हमारा जो है ना, इसमें दिक्कत क्या हो रहा है, k बराबर 0 अगर आप रख देंगे तो हमारा ये मानक समीकरण ही नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि हमने पहले भी अपन ने क्या डिस्कस किया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी में बराबर 0, अगर ऐसा मानक समीकरण है हमारा द्विघात समीकरण का, तो उसमें जो है ना एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। इसमें आप जैसे ही k की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, ये समीकरण ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो k बराबर 0 पर ये समीकरण बन नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे आप k बराबर क्या रखेंगे 6, तो k बराबर 6 पे आपका क्या हो जाएगा, इसका क्या होगा, दोनों मूल बराबर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इसको अब तो आप नोट कर लें, अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब देखिए जो अगला सवाल है ना, उसमें हमको क्या करना है, 3 काम करने हैं। पहला काम तो ये है कि पहले तो समीकरण बनाना है, फिर दूसरा काम क्या करना है, उनका एग्जिस्टेंस चेक करना है, मूल अस्तित्व में है कि नहीं है ना, और अगर मूल अस्तित्व में है तो उनको हल भी करना है। ये 3 काम अपने को करने पड़ेंगे, ठीक। तो अगला सवाल आप ध्यान से देखिए, मैं आपको तीसरे नंबर का सवाल बता रहा हूँ। ये बोल रहे हैं कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी हो, दुगनी हो, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि संभव है, मतलब यदि है लिखा है ना, तो मतलब यदि संभव है
तो उसकी ऊंचाई और चौड़ाई ज्ञात करके हमको बतानी, ठीक है। तो ये देखिए ये सवाल को पहले क्या करेंगे, पहले तो समीकरण बनाएंगे, फिर उसके बाद उसका अस्तित्व चेक कर लेंगे, है ना। कैसे चेक करेंगे अस्तित्व, विविध कर निकाल के, है ना। फिर विविध कर निकाल के अस्तित्व चेक कर लेंगे, अगर अस्तित्व है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं तीसरा नंबर का सवाल हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें सबसे पहले तो मान लीजिए कि माना कि आम की बगिया की जो चौड़ाई है वो कितनी है, चौड़ाई x मान लेता हूं। तो माना आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर है, ठीक। इसलिए लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो लंबाई के लिए क्या बोला है कि उसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 2 गुनी है, तो ये हो जाएगा चौड़ाई की 2 गुनी 2x के बराबर, तो 2x मीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने क्या, ये आम की बगिया जो है ना, लंबाई और चौड़ाई मतलब कैसे है, ये एक आयताकार है ना आम की बगिया। तो आयत की हमने क्षेत्रफल हमने देखा था क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत ये आम की बगिया का क्षेत्रफल, आम की बगिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर, ठीक। क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 800, तो ये हो जाएगा देखो 800 के बराबर। यहाँ से देखो लंबाई कितना है 2x और चौड़ाई कितना है गुणे x के बराबर। यहाँ तक क्लियर है, अगर इसमें आपको दिक्कत है तो हम ऐसा लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसको थोड़ा और हल कर लेता हूँ। यहाँ से कितना हो गया 2x का स्क्वायर, 800 को उस तरफ ले जाओगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 800 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए ध्यान से इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 2 से मैं डिवाइड कर दूं इस समीकरण को पूरे को, तो यहाँ पे क्या बचेगा x स्क्वायर और माइनस 800 का आधा कितना हो जाएगा 400 बराबर 0। तो यहाँ तक पहुँच गए हम। तो ये तो हमारा बन गया देखो समीकरण पहले, ठीक। अब इसका पहले चेक कर लें कि अस्तित्व में है कि नहीं। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसके व्यापक समीकरण से, इसके जो मानक समीकरण है ना, ये x स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। यहाँ से देखिए a बराबर कितना आ गया 1 के बराबर, b बराबर कितना आ गया, इसमें b वाला पद है क्या, x वाला टर्म कहीं पे दिख रहा है आपको, नहीं है ना। यहाँ पे b हो गया 0 और c बराबर कितना हो गया माइनस का 400। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इसको और थोड़ा आगे हल कर लेते हैं, यहाँ करता हूँ। तो यहाँ से चलिए d निकालते हैं। d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac, b की वैल्यू कितनी है 0, ये तो 0 हो गया, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे आ गया 1, और c की वैल्यू माइनस 400, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 400, ठीक। अब देखिए तो यहाँ से माइनस माइनस हो गया कितना प्लस, और तो प्लस तो लिखते नहीं ना, 4 चौको 1600, ठीक। इतना आ गया ये, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, d जो है वो ग्रेटर देन 0 है, अतः यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दोनों मूल क्या कर रहे हैं, अस्तित्व में तो है ना। तो दोनों मूल यहाँ पे क्या होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे, असमान, है ना। दोनों मूल क्या हो जाएंगे, दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे, ठीक है। तो निकाल लीजिए अब दोनों मूलों को, निकालू। यहाँ तक में आपने नोट कर लिया। अब इसके बाद चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक, यहाँ देखिए, अभी देखिए इसको मैं हल करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 400 इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है। तो अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 400, और एक्स स्क्वायर
अगर यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो यहाँ पे लगेगा क्या, अंडर रूट, और अंडर रूट लगे तो बोला था आपको मैंने प्लस माइनस दोनों आ जाते हैं। ये हो गया 400, और आपको पता होगा ये 20 का गुणा अगर मैं 20 में करूँ तो 20 20 हमें 400 होता है। तो यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 20 गुणे 20। अभी देखो 20 20 का एक जोड़ा बन गया, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 20 के बराबर। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से देखिए हमने पहले भी चर्चा किया था कि जो दूरी होती है ना आयत, ये जो भाग है उसकी जो दूरी लंबाई और चौड़ाई हो तो दूरी है, तो दूरी जो होगी वो ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ x का ऋणात्मक मान हम क्या करेंगे, उपेक्षणीय करेंगे, मतलब नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती, चूंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x का ऋणात्मक मान क्या है, उपेक्षणीय, ठीक, उपेक्षणीय है, नहीं लेने योग्य है, ठीक है। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए x बराबर हमारा हो जाएगा 20 मीटर। तो ये x बराबर 20 मीटर जो है क्या आ गया, ये आ गया चौड़ाई। तो बगिया की अब लंबाई निकालनी थी, तो बगिया की लंबाई कितना माना था अपने 2x के बराबर, तो बगिया की लंबाई, बगिया की चौड़ाई आ गई कितनी, x बराबर 20, और लंबाई कितनी हो जाएगी 2x बराबर 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर, ठीक। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इतना काम इसमें करना था। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले तो सवाल को पढ़ करके उससे समीकरण बना लिया। समीकरण बनाने के बाद उस पर यह चेक कर लिया कि हमारा ये क्या है, मूल अस्तित्व में है कि नहीं है ना। क्यों चेक किया हमने, क्योंकि इसमें देखो सवाल में ही बोला है कि क्या क्या ऐसा बगिया बनाना संभव है। तो उससे हमको पता लग रहा है कि हमको पहले उसका अस्तित्व चेक करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, सवाल को हल करके और x की वैल्यू निकाल ली, उससे हमने लंबाई और चौड़ाई निकाल लिया, ठीक है। चलिए अगला सवाल करता हूँ, आप फिर से ध्यान से देखिएगा, एक दो सवाल और देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखिए, चौथा सवाल है, क्या बोलता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। देखिए फिर से आ गया ना, संभव है, तो इसमें मतलब फिर से हमको क्या करना है, समीकरण का अस्तित्व चेक करना पड़ेगा कि कैसा है। क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। दो मित्र हैं और उनकी आयु का योग 20 वर्ष है, ठीक है। तो दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग क्या है, 20 वर्ष है। तो मान लेता हूं अगर पहले दो मित्र हैं, तो मान लेता हूं पहले बंदे का आयु कितना होगा, माना दो मित्रों की आयु x वर्ष, और अगर पहले वाले का x मान लिया तो दूसरे वाले का कितना होना चाहिए, 20 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 है, तो दूसरे वाले का कितने हो जाएगा, 20 माइनस एक्स वर्ष है, ठीक है। तो ये मान लिया हमने, ठीक। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 4 वर्ष पूर्व प्रश्नानुसार कितने वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। तो 4 वर्ष पूर्व करने के लिए क्या करेंगे, हम उनमें 4 वर्ष दोनों की उम्र में घटा देंगे। तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितना हो जाएगा, तो एक बंदे का, इसको ना ऐसे मान लेते यार, माना पहला मित्र जो है, माना एक मित्र की आयु
एक्स वर्ग और दूसरे की, यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरे की, है ना, दूसरे की 20 माइनस एक्स वर्ग, ठीक है। 4 वर्ग पूर्व क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहले कर लो यार, पहले मेथड क्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x माइनस 4 वर्ग, और दूसरे मेथड क्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 माइनस एक्स तो था ही, और इसमें से 4 और घटा देना, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 20 में 4 घटे तो कितना बचा, 16 माइनस एक्स वर्ग, इतना बचा। अब देखो क्या बोलता था कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, ये जो 4 वर्ष पूर्व की हमने आयु दोनों की निकाल ली ना, उनका गुणनफल कितना हो रहा है, 48 के बराबर। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 4 में 16 माइनस एक्स का गुणा करेंगे, और ये बराबर होना चाहिए कितना, 48 के, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरह से पहले समीकरण बना लेंगे हम। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा और हल कर लेता हूँ। यहाँ किया तो 16x आ गया, x के साथ किया तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर इसका 4 का किया तो 16 का 4 के साथ करो कितना हो जाएगा, 64, माइनस का 64 आ गया, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 4x बराबर यहाँ पे आ गया 48। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या करता हूँ मैं, सबको ना उस तरफ ले चलता हूँ, तो ये जो है जितने माइनस माइनस वाले सब प्लस हो जाएंगे, और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर, और फिर इसके बाद माइनस का, देखो 16 में 4 जोड़ दो कितना हो गया 20, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20x, फिर ये हो जाएगा उधर जाएगा तो प्लस का 64, है ना, और ये प्लस 48 है ही, बराबर 0, इतना आ गया। मैंने क्या किया है, इस तरफ वालों को सबको उस तरफ ले गया है। अगर आपको समझ में आता है तो आप पहले ले जाएं आराम से, फिर जोड़ना घटाना, ठीक है। फिर इसको और थोड़ा सा हल कर लेता हूँ, कि यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, इन दोनों को जोड़ दो, तो 8 4 12, और 4 6 10 हो गया, 10 और 1 11, 112 बराबर 0। यहाँ तक हमने देखो अभी तक समीकरण बनाया केवल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे इसका ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं मूल इसके, है ना। तो यहाँ पे इसका मानक समीकरण से तुलना कर लीजिए आप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस e बराबर 0 से हम क्या करेंगे, तुलना कर लेंगे। तो यहाँ से देखो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 1 के बराबर, b बराबर कितना आ जाएगा माइनस 20 के बराबर, और c बराबर कितना आ जाएगा 112 के बराबर। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे d बराबर चेक कर लेते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाया, तो यहाँ से बी स्क्वायर की जगह में कितना हो जाएगा, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 गुणे 112। चलिए हल करिए, ये हो गया 20 के सामने कितना 400, माइनस इसका पूरा कर लो, 4 गुना 8, 4 एकने 4, 4 एकने 4, 448। तो देखो यहाँ से b का जो मान आया ना, 400 में 448 घटाएंगे कितना आएगा 48, ये आया लेकिन किसमें, माइनस में। तो यहाँ पे क्या है, d जो है हमारा लेस देन 0 है, अतः यहाँ पे मूल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अतः मूल क्या है, अतः मूल काल्पनिक है, ठीक है, अतः मूल काल्पनिक है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। ये जो चौथे नंबर का प्रश्न था ना, कि दो मित्रों को आयु का योग 20 वर्ष है, और उनकी आयु 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु के वर्षों में गुणनफल 48 था, तो ये जो भी समीकरण बनाया है ये संभव नहीं है, ठीक है। इसमें आप लिख देंगे क्या, कि यह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि हमारा क्या आया है, डी लेस देन 0 आया, अतः मूल एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, मूल अस्तित्व में नहीं है, इसलिए ऐसी स्थिति संभव नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया आपका चौथा नंबर का सवाल। अब चलते हैं 5वें नंबर पे, क्लियर है ना आपको, ये नोट कर लें आप, कुछ नहीं करना है इसमें। देखो सवाल ध्यान से पढ़िएगा, उसमें सबसे पहले हम क्या काम कर रहे हैं, समीकरण बना रहे हैं। समीकरण जब हमारा बन जा रहा है तो उसका मानक समीकरण से तुलना करके विविक्त कर निकाल ले रहे हैं। विविक्त कर निकालने के बाद हम उसके 3 कंडीशन देखे थे, तो तीनों कंडीशन में जो आएगा, चाहे डी ग्रेटर देन 0 हो, या बराबर 0 हो, या लेस देन 0 हो, उसके अकॉर्डिंग अगर मूल अस्तित्व में है तो मूल निकाल लेंगे हल करके, और अगर मूल अस्तित्व में नहीं है तो उसको क्या करेंगे, फिर मूल अस्तित्व में अगर नहीं है तो क्या करेंगे,
मूल नहीं निकाल पाएंगे, ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो देखिए ये हो गया आपका इस तरह के सवालों का कॉन्सेप्ट कि कैसे हमको हल करने हैं, ठीक है। अभी देखिए ये सवाल जो था ना, इसको हम गुणनखंड से भी कर सकते थे, सूत्र विधि से भी कर सकते थे, है ना। तो आपको जो अच्छा लगेगा उससे करिए। अगर आपको कुछ मेंशन नहीं किया, कुछ बोला नहीं रहेगा किस विधि से करना है, तो आप अपनी सुविधा अनुसार जिस विधि से भी करना चाहें उससे कर सकते हैं। लेकिन अगर लिख दे कि सूत्र विधि से ही करना है, तो आपको फिर सूत्र विधि से करना पड़ेगा, तो फिर आपको फार्मूले से करना पड़ेगा, है ना। चलिए एक सवाल मैं और करूंगा और उसको हम फार्मूले वाले से कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग। तो अगला सवाल है इसका 5वां नंबर का। देखो 5वां नंबर का सवाल देखिए, बोलता है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो जहां लंबाई और चौड़ाई की बात आ गई ना, तो मतलब ये आयताकार पार्क होगा, है ना। तो ये कैसा पार्क होगा? आयताकार पार्क होगा। ये तो आपको आइडिया लग गया यहाँ से कि ये एक आयत के आकार का पार्क होगा, ठीक। तो इसकी लंबाई को यदि देखो, अभी इसमें कोई रिलेशन बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई को हम मान लेते हैं कुछ अलग अलग। तो इसकी लंबाई को अगर मैं x मान लूं और चौड़ाई को अगर मैं y मान लूं, ठीक है। तो इसको चलिए कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखिए। माना आयताकार पार्क, अभी देखो उसने क्या लिखा था, केवल पार्क लिखा है ना। आयताकार कैसे पता चल गया? लंबाई और चौड़ाई से। तो माना आयताकार पार्क की लंबाई, आयताकार नहीं भी लिखना है तो आप केवल पार्क की लंबाई और चौड़ाई से लिख सकते हैं। पार्क की लंबाई कितना है? x मीटर है, x मीटर है, ठीक। x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, ऐसा आप मान लेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रश्न के अनुसार चलते हैं थोड़ा। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है? परिमाप, परिमाप दिया है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप आपको पता होना चाहिए क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ये कुछ नहीं होता है, यहाँ से आप एक बिंदु से ना चलना शुरू करिए ऐसे और फिर वहीं पे आ जाइए, तो ये है परिमाप। तो जब ऐसे आप जाओगे ना, तो यहाँ पे भी आपको x मिलेगा, यहाँ पे भी आपको y मिलेगा। तो x कितनी बार मिला? 2 बार। y कितनी बार मिला? 2 बार। दोनों को जोड़ देना, है ना। तो ये हो जाएगा आपका क्या? परिमाप। तो आज का परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 80 के बराबर, बराबर 2x प्लस वाई। तो यहाँ से देखो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? 2 से इसमें भाग लग जाएगा, तो 80 कितना हो गया? 40 के बराबर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा? 40 माइनस x के बराबर। यहाँ तक क्लियर है? तो ये बन गया हमारा y का रिलेशन x के साथ में। अब देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल भी आपको पता होगा, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और गुणे चौड़ाई के बराबर, है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 400। यहाँ पे आ गया आपका 400 बराबर, लंबाई हमने निकाल रखा है कितना? x माना है मतलब, और यहाँ पे चौड़ाई हमने कितना माना है? y के बराबर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए हमने यहाँ ऊपर जो y का मान निकाला था ना x के पदों में, उस y के मान को यहाँ पे रख देंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा आप। 400 बराबर x और y की जगह में रख दिया 40 माइनस x। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इसको और हल कर लीजिए थोड़ा। 400 बराबर x का गुणा करोगे अंदर तो कितना हो जाएगा? 40x, और माइनस का x में हो तो x का स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? अब सबको इधर ले आओ, तो x स्क्वायर उधर से आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 40x और प्लस का हो जाएगा कितना? 400 बराबर 0, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया, देखो क्या समीकरण, पहले अभी समीकरण बन गया है। अब इस समीकरण का हम क्या करेंगे, अस्तित्व में है कि नहीं है वो चेक कर लेंगे, है ना। तो कैसे चेक करेंगे? तो इसका सबसे पहले क्या करेंगे, मानक समीकरण की तुलना कर लेंगे। क्या होता है मानक समीकरण? ax² प्लस bx और प्लस c बराबर 0। ये हमारा मानक समीकरण है ना। यहाँ से देखिए a बराबर कितना आ गया? x² का गुणांक कितना है? 1 के बराबर, b बराबर -40 और c बराबर 400, ठीक। इतना आ गया है।
चलिए अब मैं ना थोड़ा सा इधर स्पेस है मेरे पास तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, उसके बाद आप इधर आ जाइएगा। अब देखिए हमको निकालना है क्या, विविध कर चेक करना है, तो यहाँ से क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए बी कितना था हमारा -40, तो -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1 इंटू अगला क्या है सी की वैल्यू कितना है 400 के बराबर। ठीक, अब देखिए ध्यान से इसको हल करिए, 4 चौको 16, कितनी बार 0, 2 बार 0 आ जाएगा, और माइनस यहाँ से देखिए 4 चौको 16, 2 बार इसमें भी 0 आ गया, तो यहाँ से हमारा डी की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो डी अगर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे, और हमारा मूल अस्तित्व में है कि नहीं है, तो अस्तित्व में भी है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ तक तो हमने ये पता कर लिया, देखो सबसे पहले तो हमने समीकरण बना लिया, द्विघात समीकरण बनाने के बाद उसका हमने क्या किया, विविध कर निकाल के चेक कर लिया कि हमारे दोनों मूल क्या है ना, वास्तविक है कि बराबर हैं कि असमान हैं कि अस्तित्व में नहीं है, वो सब आपको चेक करना रहेगा। उसके बाद आपको इसको हल करके और x और y का मान निकाल लेना है। तो इसमें देखो यहाँ तक आप नोट कर लें, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, हमारे पास जो समीकरण था वो वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उससे अब इसको हल करूंगा आगे। तो दोनों मूल देखो समान आने वाले हैं, ठीक है, और इसमें ध्यान रखिएगा विविध कर हमने निकाल लिया कितना 0 के बराबर। अब देखिए इसको मैं सूत्र विधि से आपको हल करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब देखिए समीकरण हमारे पास जो है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 40x और प्लस का 400 बराबर 0। ठीक, यहाँ से मैंने जब फार्मूला लगाया x बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a के बराबर, ये होता है हमारा फार्मूला। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 आ चुकी है, आपको पता ही है। यहाँ से आ जाएगा क्या, x बराबर माइनस बी की वैल्यू कितनी थी -40, तो माइनस और यहाँ पे -40 प्लस माइनस अंडर रूट इसकी वैल्यू 0 हमने निकाली थी डिवाइडेड बाई 2 और इनटू ए के जगह कितना आ जाएगा 1। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ से देखिए x बराबर आ गया कितना, माइनस माइनस का गुणा करोगे तो प्लस हो जाएगा 40, वो सब 0 हो गया डिवाइडेड बाई नीचे 2, तो x बराबर आ गया देखो कितना 20 के बराबर। यहाँ से दोनों मूल 20 20 है ना, तो यहाँ x आ गया, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, आयत की क्या मिल गई, अरे बोलो यार, आयत की लंबाई मिल गई कि नहीं मिल गई, मतलब ये जो पार्क दिया था ना हमको, पार्क की लंबाई मिल गई, ये हो गया लंबाई। तो अतः पार्क की लंबाई कितनी है, अतः पार्क की लंबाई x बराबर 20 मीटर। और चौड़ाई कितना निकाला था हमने, तो चौड़ाई के लिए देखो हमने कुछ किया था है ना, क्या किया था, हमारा एक रिलेशन आया था, क्या आया था, x प्लस वाई बराबर 40, ऐसा कुछ आया था। तो यहाँ से देखो x बराबर कितना था 20, तो यहाँ से देखो 20 प्लस का y बराबर 40, तो y बराबर भी कितना हो जाएगा 40 और माइनस का 20, तो y बराबर भी कितना आ गया 20 के बराबर। ठीक है, तो उसकी चौड़ाई कितनी हो गई 20 मीटर, लंबाई कितनी हो गई 20 मीटर। तो ये एक विशेष केस हो गया जिसमें आयताकार ये जो भी पार्क था उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो गई। ठीक है, तो जब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो गई तो इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं, इस भूखंड को बोलेंगे फिर हम लोग वर्ग, जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाती है ना उसको बोलते हैं वर्ग, है ना, वो भी एक चतुर्भुज का टाइप है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 4.3 जो है वो खत्म हो गया, है ना। अब क्या करिएगा आप लोग, अधिक से अधिक सवालों का प्रैक्टिस करिए, है ना। इसमें हमने सूत्र विधि भी देख लिया, गुणनखंड विधि भी देख लिया, समीकरण बनाना भी चेक करिए। जो लास्ट वाले सवाल है ना, लास्ट के 3 सवाल, इसमें आपका पूरा टॉपिक ही कवर हो गया है। इसमें हमने देखो सबसे पहले हमने इसमें क्या समीकरण बनाना सीख लिया, उसके बाद विविध कर निकालना सीख लिया, विविध कर निकाल के मूलों की प्रकृति निकालना सीख लिया, फिर मूलों का हल भी निकालना सीख लिया, है ना। तो हर टाइप के सवाल इसमें
कवर होते हैं। अब एक जो आपके प्रश्नावली में नहीं दिया है, ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लें, आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया है। मैं आपको कुछ एडिशनल चीजें बता रहा हूँ जो आपके प्रश्नावली में नहीं दिया है लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले किताब में है, तो आप उसको भी समझ लें थोड़ा। देखिए हम लोग सीखेंगे अब क्या, वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से हल करना, पूर्ण वर्ग बना करके हल कैसे किया जाता है। एक दो सवाल उसका देख लो और फिर आगे बढ़ेंगे। टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है हमारा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। ठीक है, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करेंगे। तो इसमें पहला सवाल मैं ले लेता हूँ, सीधे सवाल से आप समझिए। तो इसमें पहला सवाल है, मान लीजिए हमारे पास 2x² माइनस का 7x और प्लस का 3 बराबर 0। ये जो सवाल है ना, इसका आप गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं, इसको आप इसको सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं। हम बात करेंगे आज कि इसको पूर्ण वर्ग बना के कैसे हल करेंगे। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस पूरे समीकरण को ना यहाँ से ना x का जो भी गुणांक है उसको हटा देते हैं, x² को फ्री रखूंगा मैं। तो यहाँ पूरे समीकरण को क्या कर रहा हूँ, 2 से भाग लगा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही 2 से आप भाग लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, x² माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/2x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 3/2 बराबर 0। ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हम आपको अगर याद हो तो मैं क्या करते थे, हम लोग a + b का होल स्क्वायर ऐसा कुछ अगर लिखते थे तो उसमें a² प्लस का 2ab और प्लस का b² ऐसा कुछ बनाना पड़ता था, है ना। तो इसको ना वैसा ही कुछ करेंगे। देखो यहाँ पे हमारा x² जो है उसको a की तरह मान लो आप, तो यहाँ पे हमारा x² तो है ही, तो x² आ गया। यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें ना इसमें अपने से लिखनी पड़ेगी और उतना फिर हमको प्लस या माइनस करना भी पड़ेगा इसमें। तो माइनस फार्मूले के हिसाब से देखो यहाँ पे 2 चाहिए ना सामने, तो यहाँ पे मैंने 2 अपने से लिख दिया। ठीक है, 2 × अब इसमें देखना ध्यान से, अगर यहाँ पे 7/2 लिखूंगा तो ये मतलब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको यही चीज वापस से चाहिए हमको। तो यहाँ पे मैं 7/4 कर देता हूँ। अभी देखो 2 से ये 4 कट जाएगा तो 7/2 और यहाँ पे आ जाएगा x, तो हम लोग ऊपर ही पहुंच जाएंगे, है ना। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो यहाँ पे बन क्या गया, ये x² माइनस 2ab बन गया। यहाँ तक क्लियर है। ये 2 मैंने अपने से लिखा फार्मूले जैसा बनाने के लिए, तो इस 2 को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा भी करना पड़ा। तो ऊपर नीचे दोनों में हमने क्या किया है, 2 का गुणा कर लिया है। तो यहाँ 2 7 के साथ गुणा हो गया और यहाँ 2 के साथ गुणा हुआ 2 का, तो 4 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए x² हो गया माइनस 2ab हो गया। अब देखो अगर ये 7/4 b है तो इसका स्क्वायर भी लिखना पड़ेगा, तो 7/4 का स्क्वायर मैंने इसमें क्या किया, जोड़ दिया है अपने से। ठीक है, ये हमने फार्मूला बनाने के लिए इसको जोड़ा है। तो जब इतना आपने जोड़ा है तो इसको घटाना भी पड़ेगा, इसको बैलेंस करने के लिए। ये हमने एडिशनल जोड़ दिया है ना, तो इसमें माइनस भी कर देता हूँ, तो माइनस 7/4 का होल स्क्वायर हमने घटा भी दिया और प्लस का हमारे पास 3/2 है ही बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें कुछ नहीं किया है मैंने, इसमें हमको क्या है, ये वाला जो टर्म है ना, ये फार्मूला बनाने के लिए मैंने ऐसा किया, a² माइनस 2ab और प्लस का b², इतना बनाने के लिए ये सब तामझाम है। यहाँ पे क्या किया गया है, देखो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो 2 का गुणा 7 के साथ, 2 का गुणा 2 के साथ किया तो 4 आ गया। अब यहाँ पे x² माइनस 2ab, तो ये जो b है, अब आगे क्या होता है b का स्क्वायर, फार्मूले में देखो b का स्क्वायर, तो जो b है ना, b का स्क्वायर मैंने इसमें क्या किया है, अपने से जोड़ा है। तो जब जोड़ा है तो इस पूरे समीकरण को फिर से हमको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उतना ही घटाना ही पड़ेगा। तो जब ये घट जाएगा तो हम वापस से क्या पुराने फॉर्म में पहुंच जाएंगे। और प्लस का हमारे पास एडिशनल क्या था, 3/2। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x - 7/4 का होल स्क्वायर।
ये ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो ये कितना है, माइनस 7 बटे 4 चौको 16 और प्लस का 3 बटे 2 बराबर 0। यहाँ तक समझ गए आप? बोलिए क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या करूंगा, अब इसको मैं x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर है जो, यहाँ पे क्या करें, इन दोनों को बराबर के उस तरफ ले जाएं, तो ये क्या हो जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 16 और ये हो जाएगा -3/2। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इन दोनों को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे एलसीएम, तो 16 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 16 ही आएगा, ठीक है। 16 और 2 का एलसीएम 16 आएगा। अगर आपको नहीं आता समझ में तो यहाँ पे निकाल लें आप। 2 से कट किया 8 आ गया, 1 आ गया, फिर 2 से कट किया, फिर यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, फिर 2 से किया तो 2 आ गया और 1 आ गया, फिर 2 से किया तो 1 आ गया। ये 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो 16 आ गया एलसीएम। 16 का डिवाइड करो 16 में कितनी बार हो जाएगा, 16 करने 16 एक बार, तो 1 गुणा 49 के साथ, तो 16 49 करने 49, फिर माइनस 2 का गुणा करो कितनी बार हो जाएगा, 2 8 16 8 बार, तो 8 का गुणा 3 के साथ 8 त्रिक 24, ऐसा आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा और आगे करेंगे, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको घटा लो कितना बनता है, ये आ जाएगा कितना 25/16, ये हो गया कितना 25/16। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो मैंने पहले आपको बताया था ना, जब वर्ग हटाते हैं तो यहाँ पे अंडर रूट लगते हैं और प्लस माइनस दोनों चिन्ह आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस अंडर रूट का 25/16। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए यहाँ से x माइनस 7/4 बराबर, देखो 25 को क्या लिख सकते थे अपन, 5 गुणे 5 पचम 25 होता है, तो एक 5 बाहर आ जाएगा। नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 4, 4 चौको 16, एक 4 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया कितना प्लस माइनस का 5/4। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इसको कहाँ पे हल करूं, ये मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, आप लोग नोट कर लें, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगा -7/4 को इधर ले जाते हैं, तो ये आ गया 7/4 प्लस माइनस 5/4। एक बार प्लस चिन्ह ले लेना, तो प्लस चिन्ह लोगे तो x बराबर कितना आ गया 7/4 प्लस 5/4। एलसीएम देखो कितना आया 4, 4 4 है ना, तो दोनों डायरेक्ट आ जाएगा ऊपर, कितना आ गया, तो यहाँ पे आ गया x बराबर कितना, 7 में 5 जोड़ो तो कितना आता है 12/4, 4 के 12, 3 आ गया है ना x की वैल्यू। अब जब माइनस चिन्ह लिया तब कितना आएगा, x बराबर 7/4 माइनस 5/4, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, देखो फिर से अपना एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 7 माइनस का 5, तो यहाँ से देखो x बराबर आ गया कितना 2/4, मतलब 1/2 के बराबर, ठीक। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। क्लियर है? ये होता है क्या, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल निकालना। तो एक सवाल आपने देख लिया, एक सवाल मैं और करवा देता हूँ, तो आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेना अगर करना है तो। ये और मेथड है जिससे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बना करके और द्विघात समीकरण के मूल निकाल सकते हैं। चलिए एक सवाल और करा देता हूँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक को खत्म करेंगे। दूसरा सवाल देखिए, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण हल करने का। जैसे हमारे पास एक सवाल होता 4x² प्लस का 4 अंडर रूट 3x और प्लस का 3 बराबर 0, ऐसा एक सवाल दिया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा सवाल है अगर, तो इसको हमको क्या करना है, पूर्ण वर्ग से हल करना है, ठीक। अरे बोलो यार, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था आपको कि पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, ये वाले टर्म से भाग लगा देंगे पूरे में, ठीक है। तो या तो ऐसा कर लो, या तो चलो ऐसे ही कर लेते हैं। बाकी इसका एक और मेथड हो सकता था, जैसे ये क्या है 4x है ना, तो इसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकता था मैं यहाँ पे, है ना, तो उससे भी हल किया जा सकता है, लेकिन आप ऐसे ही कर लीजिए। चलिए तो यहाँ से पहले 4 से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ऐसा,
यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसको मैं और हल करूंगा कैसे। तो यहाँ ए स्क्वायर तो है ही, प्लस का यहाँ पे 2a अंडर रूट 3 तो था ही, तो ऐसा। और इस दो को बैलेंस करने के लिए नीचे दो से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो पूरा टर्म ना अंडर रूट 3 बटा 2 ये b कहला गया, ठीक है। तो ऐसा हमने क्या किया, दो से ऊपर नीचे क्या किया है, गुणा कर लिया केवल। और प्लस अब देखो यहाँ पे b है ना, तो b का स्क्वायर भी चाहिए, तो मैंने क्या किया, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर जो है जोड़ दिया। तो जितना जोड़ा है उतना क्या करूंगा, घटाना भी पड़ेगा, तो माइनस का अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर को हटा भी दिया। और लास्ट में क्या था अपने पास, प्लस का 3/4 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर है आपको। अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया क्या, x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर बन गया, है ना। जब इसका आप होल स्क्वायर इसको हल करेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे तो 1 3 बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 दूना 4, और प्लस के बाजू में क्या है 3/4 बराबर 0। यहाँ से 3/4 से 3/4 कट गया, तो क्या बचा यहाँ से बचा क्या, x प्लस अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर बराबर 0, है ना। अब देखो ये कितनी बार है, दो बार है, तो इसको मैं क्या लिख सकता था, x प्लस अंडर रूट 3/2 और x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0। अब ये दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 कर लेना, तो जैसे ही 0 करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस अंडर रूट 3/2 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर माइनस का अंडर रूट 3/2। ऐसे ही सेम सेम है ना ब्रैकेट, तो दोनों इसके मूल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अभी देखो इस समीकरण का दोनों मूल सेम हो रहा है, तो इसको अगर आपको चेक करना है तो चलिए मैं इसका विविध करके आपको चेक करा देता हूँ कि इसका दोनों मूल सेम होगा कि नहीं। कैसे करते थे, b बराबर b² माइनस 4ac। अब देखिए इसमें b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 3, यहाँ हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a की वैल्यू कितनी है, 4 के बराबर, गुणे c की वैल्यू कितनी है, 3 के बराबर। यहाँ पे देखिए ये 4 चौकों 16 और 1 3 बाहर आएगा, तो 16 3 48 माइनस 4 चौकों 16 16 3 48 48 48 गया तो 0। तो देखो विविध का कितना आया, इसका 0 आया, इसीलिए इसके मूल कितने आए, एक ही मूल आ रहे हैं, सेम मूल आ रहे हैं, ठीक है, समान है दोनों मूल, बराबर है। चलिए तो इस प्रकार से आप द्विघात समीकरण के मूल पूर्ण वर्ग विधि से भी हल कर सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से आपका द्विघात समीकरण खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं कल आपको इसके कुछ कंपटीशन एग्जाम में जो आए हुए सवाल हैं वो हल कर लेंगे और फिर अगले टॉपिक की ओर प्रस्थान करेंगे, ठीक। चलिए आज की क्लास यहीं पर रोकूंगा, आप बाकी के जो बचे हुए सवाल हैं उनको आप हल करें, और जो हमने किए हैं क्लास में भी वो भी सवाल आप लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपको और थोड़ा कमांड आएगा और अच्छा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, है ना। जब तक खुद से ना करो तब तक क्या मजा नहीं आता है ना। खुद से करके देखिए तो आपको फील आएगा कि हाँ भाई ये सवाल मैं अब कर पाऊंगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।